अभी जो रिसेंट बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो एक सिंध विजन एक ब्रीफिंग दी कि सिंध में तो ये भी हो रहा है, सिंध में तो वो भी हो रहा है, मैंने भी वो अटेंड की। वहाँ पे उन्होंने बताया कि जी हमारा तो इतना रेवेन्यू का कलेक्शन है जो फेडरल से भी ज़्यादा है, तो हम तो अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमसे एनएफसी पे कट लगाने की बात हो रही है। बजाय इसके कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, इनकरेज किया जाए, हमें पनिश दी जा रही है। अगर ये क्लेम सच मान लेते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कि उनका जो रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, सिंध की वफाक से भी ज़्यादा है, दीगर सूबों से भी ज़्यादा है, लग कहाँ रही है और कराची पे क्यों नहीं लग रही फिर? और जमा भी कराची से ही हो रही है, ये भी बात आप पूछ लेते हैं कि 95% उसमें से कराची से ही और जमा भी कराची से हो रही है। एग्जैक्टली जी। तो वो कराची है जो वफाक को भी बड़े दिल से देता है और वो सिंध गवर्नमेंट को भी देता है, जिसका दोनों बड़ा वो क्रेडिट भी लेते हैं कि जी हमने टैक्स जमा कर लिया, टैक्स बढ़ा लिया। लेकिन अब यह है कि वक्त आ गया है कि समझें कि कराची के ऊपर अगर आप अखराजात नहीं करेंगे, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम सबको पता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है। आपकी ग्रोथ के जो हम प्लान्स कर रहे हैं वो नहीं पूरे हो सकते। आपको वर्ल्ड बैंक भी कहती रही है, सारी जो इदारे बता रहे हैं कि कराची जिस हालात में पहुंचा दिया गया है, इसके बाद पाकिस्तान की तरक्की के जो टारगेट्स है वो पूरा करना नामुमकिन है। तो अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें इसको सीरियसली नहीं लेगी और ये सिर्फ ब्लेम गेम करती रहेंगी। अब आप ये बताइए कि अब हेल्थ की बड़ी बात की जाती है कराची में, आप मुझे बताइए कि कराची में आखिरी सरकारी अस्पताल कौन सा नया बना था? अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, जो कि 1969 में अयूब खान के दौर में शुरू हुआ था बनना और भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह किया था 1974 में। उसके बाद से कराची में सेपरेट हॉस्पिटल आज तक कोई भी नया नहीं बना। कराची की आबादी 10 गुना हो चुकी है। सिर्फ एमक्यूएम के दौर में थोड़े से उन्होंने किए थे काम, डॉ मेडिकल कॉलेज के कुछ उन्होंने इंस्टीट्यूट बना दिए, बस यही बात है। उनके दौर में भी कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना और किसी और पीपल्स पार्टी के दौर में भी नहीं बना। हाँ। तो अब ये हेल्थ की फिर हम कैसे बात करते हैं? अब ये जो सारे इदारे अब जो बात हो रही है ना, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाती हूँ। अब बात हो रही है कि ये 18वीं तरमीम गलत थी, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की, प्लस एक मुत्तहिदा ने एक और आइडिया फ्लोट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी जो कराची है उसको फेडरल टेरिटरी में दे दिया जाए। कितना मुतालबा ये दुरुस्त है और इज इट रियली डूएबल? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये डूएबल है, क्योंकि जिस तरह 148 और 149 का हवाला दिया था मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, तो वो उसका कोई भी इस तरह से अलग से इलाका बना के वफाक को आप नहीं दे सकते। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल ही एक गलत सोच होगी कि हम एक वफाकी टेरिटरी बन जाएं और फिर इस्लामाबाद में अपने कामों के लिए धक्के खाएं और वहाँ पे जाके हम अपनी रिक्वेस्टें डालें। तो मेरा ख्याल है कि कराची का सिर्फ और सिर्फ इलाज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो फौरी तौर पर हो सकता है। अब ये देखें ना, क्यों बातें हो रही है 18वीं तरमीम की, क्यों बातें हो रही है अलग सूबा बनाने की या अलग टेरिटरी बनाने की? ये इसी वजह से हो रही है कि आप कराची को जो 18वीं तरमीम बनी थी आपकी डिवोल्यूशन के लिए, इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकिली के लिए, लेकिन हुआ ये कि 18वीं तरमीम में सूबों के पास तो सारे इख्तियारात आ गए वफाक से, लेकिन जो उससे पहले सूबों से लोकल गवर्नमेंट के पास थे मुशर्रफ के दौर में, जो डेवोल्यूशन हो चुकी थी लोकल गवर्नमेंट्स को, वो रिवर्स की गई, वापस की गई, जिसकी वजह से आज 18वीं तरमीम पे एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तो अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो हमारी लीडरशिप है सिंध की, वो खड़े होते, वो कहते कि हाँ 18वीं तरमीम को हम उसके मंतकी अंजाम पे पहुंचाएंगे, जो रिवर्स हुआ था हम उसको वापस करेंगे, दे देंगे लोकल गवर्नमेंट्स को, ताकि कराची के लोग अपने मामलात को खुद ठीक करें, कराची को हम रिसोर्सेज देंगे। अब ये बातें हम नहीं करते, हम बातें करते हैं कि जी एनएफसी को कुछ नहीं होने दे। भाई एनएफसी को आप ना होने दें, लेकिन एनएफसी के तहत जो आपको पैसे मिलते हैं वो पीएफसी तो करें। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कराची में सिंध में 2009 से नहीं हुआ। अब 16 साल से आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को रोक के बैठे हैं, लेकिन एनएफसी को आप कहते हैं कि जी बड़ी एक आसमानी सहीफा है। तो भाई आपकी एनएफसी, आपकी जो 18th अमेंडमेंट है, उसको तभी तकवीत मिलेगी जब आप 18वीं तरमीम के तहत 140A को प्रॉपरली नीचे तक निफाज करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ आएंगे, और उसके साथ साथ आप जो इस वसाइल हैं, माली वसाइल, वो भी एनएफसी से पीएफसी के जरिए लेंगे। और ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, तमाम आप सिंध के जो ज़िले हैं, जो वहाँ की म्यूनसिपल कमेटीज है, सबका बहुत बुरा हाल है। तो ये अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाएं तो फिर एतराज़ात नहीं आएंगे, एनएफसी के ऊपर भी एतराज़ात नहीं आएंगे आपके 18वीं तरमीम पर, और एतराज़ात नहीं आएंगे नए सूबे या अलग से फेडरल टेरिटरी बनाने के। लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे और आप ये कहेंगे कि जी हम वसाइल भी नहीं देंगे, इख्तियारात भी नहीं देंगे, कराची में कोई काम भी नहीं करेंगे, और लेकिन फिर ये कि हमसे कोई बात ना करे कि जी अब इसके लिए कोई नए जो दूसरे हल आ रहे हैं कि 18वीं तरमीम दूसरे, मैं उनके किसी के भी हक में नहीं हूँ। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप 18वीं तरमीम को ठीक करके 140A को प्रॉपरली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ नहीं ले जाएंगे, आप इन मुतालबात को रोक नहीं सकेंगे।
ठीक है। यूनुस आगा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन वो ये कि ये भी एक की फैक्टर है कराची के मसाइल का कि कराची की डेंस पॉपुलेशन है, 3-4 करोड़ की आबादी है एक ही शहर की, और डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है उसको मैनेज करना। लेकिन जब मज़ीद सूबों की बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस की बात हो, तो सिंध गवर्नमेंट तो है वो तो आपको पता है मरने मारने पर उतर आती है। क्या इसका हल है, और वाई द सिंध गवर्नमेंट इज सो इनसिक्योर एंड वेरी against the more provinces? देखिए, ये जो सूबों की जो बात है, तमाम जो आप ममालिक को देख लें, वो इस तरह सूबे बनते रहते हैं वहाँ पे, और नए सूबों को बनाना कोई उस तरह से जिसको मरने मारने का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि ये ना हो, या सूबों के मुतालबात को बंद किया जाए, या उसकी डिस्करेज किया जाए उसको, तो फिर उनको आगे बढ़ के डिवोल्यूशन की तरफ जाना होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाना होगा, उनको वसाइल देने होंगे, उनको इख्तियारात देने होंगे। और ये जब तक नहीं करेंगे ये बातें होती रहेंगी, क्योंकि इनका, जैसे मैंने अर्ज किया पहले भी, कि 18वीं तरमीम को लेके जाएं सूबों तक, जिलों तक लेके जाए। बल्कि मैं कहूँगा जैसे कराची बहुत बड़ा शहर है, किसी एक मेयर की बस की बात भी नहीं है उसको चलाना, तो आप टाउन्स को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दें, आप यूनियन काउंसिल्स को मजीद इख्तियारात दें, ताकि लोगों को मसलों के डोर पे हल हो। आप देखिए कराची का जो हाल है, अब कराची में जो चंद प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनसे नहीं चल रहे। अब ये कब तक ये जिद करते रहेंगे कि जी हम इसको प्रोविंशियल लेवल पे चलाएंगे? अब कर दें, इसको सबको डिवॉल्व कर दें और चलने दें, सिंध को भी चलने दें, सिंध के दूसरे शहरों को भी चलने दें, कराची को भी चलने दें। सर, पूरे मुल्क में इस सब मजीद सूबों की शदीद ज़रूरत है, और ये कहा भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में मजीद सूबे बनेंगे। आपको ये बनते नज़र आ रहे हैं, और आपको इनकी कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है, इंक्लूडिंग सिंध? देखिए, बनाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह आइन के अंदर जो इसका रखा गया है, इसका तरीक़ाकार, उसमें तो सूबों से 2/3 और आपको अक्सरियत के साथ एक करारदाद पास करानी होगी, फिर इसको पार्लियामेंट से पास करानी होगी। तो यकीनन सूबों में जो अक्सरियत में जो पार्टियां हैं वो नहीं चाहती फिलहाल इसको काम को करने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर भी यही दोबारा इसको कहता हूं कि अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तो सूबों की शायद जरूरत ना रहे, ज्यादा से ज्यादा आप इख्तियार दें लोकल गवर्नमेंट्स को, जिस तरह मेयर होते हैं सारी दुनिया में बड़े बाइख्तियार होते हैं। हमारा मेयर तो बेचारा वो, उसके पास तो कचरा उठाने का इख्तियार भी नहीं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक वो सूबाई महकमा बन चुका है। तो अगर इसको इस तरह अगर डिवॉल्व नहीं करेंगे तो फिर सूबों के अलावा और कोई रास्ता क्या बचता है, आप मुझे बताइए। सर, मेयर के बेख्तियार होने पे अगर वसीम अख्तर चीखते थे तो समझ में आता है, लेकिन मुर्तज़ा वहाब के साथ भी क्या यही मसाइल है? उनकी अपनी हुकूमत है, फिर भी वो क्या रिलक्टेंट है कि उनको एम्पावर किया जाए? वो भी मसाइल का शिकार है मुर्तज़ा वहाब साहब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मसाइल का शिकार हैं। उनके पास भी कोई ज्यादा इख्तियारात नहीं है। यकीनन उनकी पार्टी है सूबे में, तो उस तरह से उनसे मदद ज्यादा मिलती है पिछले मेयर के निस्बत। लेकिन आप देखें ना, जितना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं हर जब बात पे जिस तरह झगड़ा कर देते हैं, तो उससे नजर आता है कि वो भी जिस तरह काम करना चाह रहे हैं शायद वो काम नहीं कर पा रहे, और वो कह नहीं पा रहे कि असल मसला क्या है। तो अपनी पार्टी के मुताल्लिक या अपनी सूबाई हुकूमत के उससे, जो मैंने उससे पहले भी कहा था, मुझे एक प्रोग्राम में भी उनसे कहा था कि आप जी जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बन के बात करते हैं वो ना करें, आप शहर के मेयर बन के बात करें, तो फिर शायद आपको सूबाई हुकूमत भी अपनी भी आपकी बात सुनेगी और लोगों में भी आपका एक क्रेडिबिलिटी बनेगी। बाकी हर चीज को आप उसी तरह डिफेंड करेंगे कि नहीं जी कोई गलती नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो सब ठीक तो नहीं चल रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूनुस आगा साहब आपके इस टाइम का और गुफ्तगू करने का। गुफ्तगू कर रहे थे बग़ैर किसी सियासी मामलात की तरफ जाने के और सियासत की तरफ ड्रैग होने के गुफ्तगू को बड़ी जो टू द पॉइंट और लॉजिकल एक एकेडमिक बात कर रहे थे हम यूनुस आगा साहब से कि कराची के मसाइल का हल क्या है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो शदीद खिलाफ है कि मज़ीद सूबे बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 27वीं आईनी तरमीम में भी MQM ने एक अपनी सिफारिश दी थी और उसमें कहा था कि जो आर्टिकल 140 के तहत सूबाई जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनको एम्पावर करें, लेकिन उस पर भी पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है। और यूनुस आगा साहब ने जो बेख्तियार मेयर की बात की है, तो ये रोना सिर्फ वसीम अख्तर साहब का नहीं था। इत्तलात यही है कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी कम बेख्तियार नहीं है, और जो वो जाए हादसा पर लेट पहुँचे थे वो भी उनकी पार्टी के अंदरूनी मामलात की वजह से वो उस सब भी फ्रस्ट्रेटेड थे और गुस्से में थे। और
ये भी एक हकीकत है कि वहाँ पर भी कुछ सब कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। जब आरजे प्लाजा की रिपोर्ट आई थी आग की, वो रिपोर्ट नासिर हुसैन शाह साहब कह रहे हैं कि हमें मिली 1 दिन पहले 2 दिन पहले, जबकि उससे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब कह चुके थे कि मैंने उसी वक्त तो भिजवा दी थी। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है और जो चीज़ें इधर उधर से हमें पता चल रही हैं, सब कुछ अच्छा नहीं है विद इन पीपल्स पार्टी भी। और आने वाले वक्त में शायद ऐसा हो भी जाए कि मुर्तज़ा वहाब साहब से इस्तीफ़ा ले लिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।